तो देखिए आज फिर हम लोग जो ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी की जो PYQ है भूगोल विशेष जो आपकी श्रृंखला कंटिन्यू चल रही है, आज उसका जो है वो आपका 8वां भाग है। ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी सवाल आपसे पूछे गए होंगे भूगोल से, वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कवर करेंगे 20 क्वेश्चनों को। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत, हिंद, अटलांटिक या अंटार्कटिका। ठीक है। तो भाई यहाँ पे देखोगे तो कहोगे, जब सवाल पढ़ेंगे तो हम कहेंगे भाई अंटार्कटिका तो एक महाद्वीप है, न कि महासागर है। सबसे बड़ा पूछ रहा है तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा ना, यानी कि पैसिफिक ओशियन हो जाएगा। अगर इनका हम लोग क्रम लगा देना, देखो जैसे अगर हम क्रम देखें, इसका हम लोग क्या देखें भाई, क्रम देखें। ठीक है, क्रम यानी कह सकते हैं क्रम बड़े से छोटे की ओर। बड़े से छोटे। तो अगर ये हम क्रम क्रम देखेंगे तो इन क्रमों में देखेंगे तो पहला कौन सा हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका कौन सा? प्रशांत महासागर, जिसको हम लोग कहते हैं पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। और मेरे साथ इसका जो क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल वो 165 क्या है आपका? मिलियन वर्ग किलोमीटर में। तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है। फिर दूसरा आपका कौन सा है? दूसरा आपका कौन सा है भाई? तो वो है अटलांटिक महासागर। तो इसका भी क्षेत्रफल मुझे लग रहा है कि इसका है 106 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ठीक है। और अच्छा, जो अटलांटिक महासागर है इसको हम लोग अंध महासागर और एस आकार में स्थित महासागर भी कहते हैं। तीसरा देखिए आप, तीसरा आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर, और हिंद महासागर ये क्या है? ट्रायंगल के आकार का है, यानी त्रिभुजाकार है। ठीक है, हिंद महासागर। और इसका क्षेत्रफल मुझे लग रहा है कि 70 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। ठीक है। और चौथा जो आपका हो जाएगा वो कौन सा आएगा? दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर। और जो पांचवा हो जाएगा, क्योंकि 5 महासागर हैं, पांचवा महासागर कौन सा है? तो वो आपका है आर्कटिक महासागर। कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और इसका क्षेत्रफल मेरे हिसाब से 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है। और ये उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तरी ध्रुव पर। ठीक है, स्थित सबसे छोटा ये क्या है? महासागर है। तो यानी कि इन पांचों में सबसे छोटा कौन सा है? तो इन पांचों में सबसे छोटा है कौन सा? आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है। तो 5 महासागर हैं, ये 5 महासागर ये हो गया। ये सबसे उथला महासागर है भाई। सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर है। यानी कह सकते हो कि सबसे उथला, उथला मतलब जिसमें पानी की मात्रा कम हो, यानी डीपनेस कम हो। ठीक है। और सबसे गहरा कौन सा है? तो सबसे गहरा है प्रशांत महासागर। सबसे कम गहरा कौन सा? तो आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। ठीक है। तो आप देखेंगे 5 आपके महासागर है, और मुझे लग रहा है कि मतलब 70 के आसपास सागर है। ठीक है। तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? मकालू, एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी। तो सबसे ऊंचा कौन सा? ये है माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट है नहीं, तो ये आप देखेंगे कितना है? तो ये है 8,848.86 मीटर। इतनी क्या है इसकी हाइट है।
और ये माउंट एवरेस्ट है कहाँ पे, तो ये है नेपाल में, ठीक है, ये कहाँ पे है, नेपाल में, ठीक है। तो हालांकि अगर देखा जाए तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पे है, लेकिन अधिकतम हिस्सा नेपाल में ही पड़ता है, ठीक है, अधिकतम हिस्सा नेपाल में ही चढ़ता है। और माउंट एवरेस्ट पर अगर हम ये भी देख लें कि जो ये माउंट एवरेस्ट है, तो इस पे प्रथम बार जो क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ाई की गई थी, ठीक है, तो इस पे जो पर्वता जो रोहण किया गया था पहली बार, वो किया गया था कब, तो मई 1953 में किया गया था, ठीक है। क्योंकि उसमें दो लोग थे, एक थे तेंजिंग नार्वे और एक थे आपके कौन, एडमंड हिलेरी। तो एडमंड जो हिलेरी थे वो न्यूजीलैंड के थे, और जो आपके तेंजिंग नार्वे थे वो नेपाल के थे। तो जो तेंजिंग नार्वे थे वो एक प्रकार के शेरपा थे, मतलब गाइड थे वो। तो दो लोगों ये पहली बार चढ़ाई किया था यहाँ पर, ठीक है। माउंट एवरेस्ट से बहुत सारा सवाल बनता है, जिसे मैं आपको ओरली बता दूं। तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने 2 बार चढ़ने वाली एकमात्र जो महिला है, उनका नाम क्या है, संतोष यादव। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन सी है, तो वह है संतोष यादव, ठीक है, मतलब पहली महिला। तो ये संतोष यादव जो है ये आपके हरियाणा की हैं, वो हरियाणा की हैं। और माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला की बात करें तो वो कौन सी आपकी हो जाएंगी, तो वो हमारे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो अंबेडकर नगर पड़ता है वहाँ की हैं, अरुणिमा सिन्हा, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी है, भारतीय महिला, तो वो हो जाएंगी कौन सी, बछेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड की हैं, ठीक है। और पहली महिला आप देखेंगे तो वो जापान की हैं। तो ये बात है। अब देखो धौलागिरी जो है ये भी नेपाल में ही है, ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है। जबकि देखिए धौलाधर अगर पूछ लेता, धौलाधर, तो धौलाधर जो है ये है एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश में है, यानी ये भारत में है। ये कहाँ पे है, भारत में है धौलाधर, क्योंकि ये मध्य हिमालय पे स्थित है ना, मध्य हिमालय का भाग है, ठीक है। मकालू भी नेपाल में ही है, मेकालू कहाँ पे है, तो ये नेपाल में है। कंचनजंगा की बात करेंगे तो कंचनजंगा ये सिक्किम में है, सिक्किम में है, जिसकी हाइट 8,598 मीटर की है। तो भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी यही है, भारत में स्थित कंचनजंगा। निम्नलिखित में से किस एक ने सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, देखो ये आ गया ना, सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, कह रहा है सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी, एक ने। तो देखो फू दोरजे, तेंजिंग नॉर्गे, नवांग गांबू, बछेंद्री पाल। तो ये प्रथम की बात कर रहे हैं, तो प्रथम में यही तो थे। तो तेंजिंग जो नार्वे हैं ये कहाँ के थे, ये नेपाल के थे ये, ठीक है। और जो एक दूसरे भी व्यक्ति थे, ठीक है, तो एक तो ये है, दूसरे कौन है, तो दूसरे हैं कौन, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी, एडमंड हिलेरी। और ये कहाँ के थे, तो न्यू जीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड के ये थे। तो दो लोगों ने मिलकर चढ़ाई की थी कब, 1953 में, ठीक है, 1953 में। और जो बछेंद्री पाल हैं, तो बछेंद्री पाल ये आप देखेंगे तो ये उत्तराखंड की है, उत्तराखंड की, ठीक है। तो ये तो भारतीय महिला है ना, जो सबसे पहली बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, बछेंद्री पाल। मेरे हिसाब से लग रहा है 1984 में इन्होंने चढ़ाई की थी, मई 1984 में इन्होंने भी चढ़ाई की थी, बछेंद्री पाल। कारगिल कस्बा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो देखिए जो कारगिल कस्बा आपका है ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। क्यों, कारगिल आपने युद्ध सुना ही होगा, कारगिल युद्ध, ठीक है। तो देखिए जो कारगिल युद्ध के बारे में आपने सुना होगा कि कारगिल युद्ध जो है ये शुरू कब हुआ, मतलब कब से कब तक हुआ, ठीक है। तो ये मई से शुरू हुआ था, ठीक है, मई से शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 तक ये चला था, 1999 तक ये चला था।
जो कारगिल युद्ध हुआ था इसमें भारतीयों द्वारा क्या चलाया गया था, ऑपरेशन विजय। नाम क्या दिया गया था, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था भारतीयों द्वारा, जो ये शुरू किया हमने। हालांकि ये हालांकि ऐसा नहीं कि ये पता नहीं हुआ किसके किसी बीच में हुआ था, तो ये देखा जाए कि सभी को पता है कि ये भारत व किसके बीच में, तो पाकिस्तान के मध्य में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, और हमने इस युद्ध में हमने जीत भी क्या की थी, हासिल की थी। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और भी जो सवाल ये आ सकता है कि जो कारगिल युद्ध जो हुआ था तो उसमें जो कह सकते हैं कि किस व्यक्ति जो थे, मतलब वो उसको लीड कर रहे थे। ठीक है, उसको लीड करने वाले कौन हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए इनको जब लीड करने की बात आएगी ना, तो एक व्यक्ति आपको मिलेंगे जिनका नाम होगा वीपी, मतलब जनरल वीपी मलिक। ठीक है ना, तो इस कारगिल युद्ध को लीड नेतृत्व करता कौन थे, नेतृत्व करता कौन इसको लीड कर रहे थे, इसको लीड कौन कर रहे थे, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा, उनका नाम था वीपी मलिक, मलिक। ठीक है, मतलब ये क्या थे, जर्नल थे। ठीक है ना, ये क्या थे, जर्नल थे, वीपी मलिक। ठीक है, ये लीड कर रहे थे। ठीक है, बाकी इसी युद्ध में आप देखेंगे तो दो व्यक्तियों का नाम सुनते हैं, एक तो कौन है, कैप्टन 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 कौन से, बत्रा थे। ठीक है, और एक व्यक्ति दूसरे कौन थे, तो लेफ्टिनेंट थे, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे, मनोज पांडे। तो ये इसी युद्ध में हालांकि ये लोग क्या थे, शामिल थे, है नहीं। और इन इन लोगों को क्या मिला हुआ है, परमवीर चक्र विजेता है। ठीक है, ये परमवीर चक्र विजेता है। तो कारगिल युद्ध, इसीलिए 26 जुलाई को क्या मनाते हैं, विजय दिवस, या फिर कैसे कारगिल युद्ध दिवस, जो हम लोग उसकी जीत के जश्न में मनाते हैं। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी, क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, लॉर्ड क्लाइव। तो ये कौन है, तो ये हैं आपके वास्को डी गामा। ठीक है, और बाकी क्रिस्टोफर जो कोलंबस हैं, इन्होंने जो अमेरिका को खोजा था। ठीक है, मतलब अमेरिका खोजा था, मतलब कह सकते हैं कि अमेरिका को पहली बार इन्होंने समुद्री मार्ग से इन्होंने खोजा था। और जब ये वहां पहुंचे थे अमेरिका में, तो वहां पर इन्होंने समझा कि हालांकि कोलंबस जो था वो भारत को खोजने के लिए निकला था समुद्री मार्ग से, कि भारत कहाँ पे है। ठीक है, लेकिन वो दिशा विहीन हो जाने के कारण पता चला कि वो अमेरिका पहुंच गया। जब अमेरिका पहुंचा तो उसे लगा कि मतलब ये भारत ही है। तो जो अमेरिका के लोग थे उनको इन्होंने रेड इंडियन कहा। क्या बोला, रेड इंडियन कहा। तो अमेरिका के जो मूल निवासी हैं या वहाँ की जो मूल जनजातियां हैं वो कौन सी हैं, तो कह सकते हैं कि उन्हें रेड इंडियन कहा गया। तो आप कहा जाए कि रेड इंडियन कहाँ की मूल निवासी हैं, तो ये अमेरिका के मूल निवासी हैं। ठीक है, अमेरिका के मूल निवासी हैं। कैप्टन कुक के बारे में जानते होंगे, ये हालांकि इंग्लैंड के थे, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की। मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं, श्वसन रोग उत्पन्न करने वाली शुष्क हवाएं, बर्फीली हवाएं, वर्षा ऋतु की हवाएं, धूल से भरे चक्रवाती तूफान। देखिए मानसूनी हवाएं वो होती हैं जो मानसून को लेकर आती हैं, और जो मानसून के लेकर आएंगी तो फिर वर्षा होगी। क्या होगी, वर्षा होगी। तो मानसूनी हवाएं जो होती हैं ये वर्षा ऋतु की हवाएं होती हैं। जैसा आपने पढ़ा है कि भारत में 4 प्रकार के मानसून एक्टिव होते हैं। भारत में कितने प्रकार के, तो भारत में 4 प्रकार के मानसून एक्टिव होते हैं। ध्यान रखिएगा कि भारत में वर्षा 4 मानसूनों से होती है, 4 प्रकार के मानसूनों से होती है। लेकिन यहां पे आप केवल 2 ही समझे कि सबसे ज्यादा किससे होती है और सबसे कम किससे होती है।
सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा किस मानसून से होती है? हमारे भारत की मैं बात कर रहा हूं। तो सबसे अधिक वर्षा होती है वो होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से, ठीक है। लगभग भारत में 74%, और हम बात करें लगभग 75% मान लो, भारत में लगभग 75% वर्षा तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून मतलब क्या है कि जो हमारे भारत में हवाएं प्रवेश करती हैं वो दक्षिण पश्चिम से प्रवेश करती हैं, यानी कि केरल वाले हिस्से से प्रवेश करती हैं, तो इसे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं कहते हैं। जो न्यूनतम वर्षा है, तो न्यूनतम वर्षा जो होती है ये होती है किससे? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। तो ये सबसे कम वर्षा भारत में करती है, और जो पश्चिमी विक्षोभ है ये खासकर जाड़ों के समय वर्षा इससे होती है हमारे भारत में। उत्तर भारत में जाड़ों के समय जो वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, जिसे राजस्थान वाले हिस्से में मावट भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे इतनी सारी बात। और जो वर्षा होती है वो संघनन प्रक्रिया के द्वारा होती है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कि जो वर्षा होती है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होती है, तो संघनन। संघनन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जब क्या होता है कि वो गैस से क्या बन जाए? लिक्विड बन जाए। तो यहां पर हम लिख दें क्या, देखो, वर्षा संघनन प्रक्रिया के माध्यम से होती है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब भैया देखो ये हो गया कि अगर जो कोई क्या चीज है, गैस है, गैस मीन्स वाष्प कह सकते हैं आप, वाष्प, ठीक है। और ये क्या है आपका इधर द्रव्य, यानी कि लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। तो अगर जो कोई चीज क्या है गैस से क्या बन जाए? द्रव बन जाए, तो ये कैसे बनेगी? किस प्रक्रिया से बनेगी? तो इसे कहते हैं संघनन की प्रक्रिया, ठीक है। क्या बोलेंगे? संघनन की प्रक्रिया बोलते हैं। देखिए, रूस में साइबेरिया पूरे देश में प्रसिद्ध है। रूस में साइबेरिया पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है भाई बताओ जरा? इसकी सुगध शीतोष्ण जलवायु के लिए, इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए, इसकी शुष्क गर्म जलवायु के लिए, या इसके वर्षा वनों के लिए? देखो, अब देखो, क्योंकि यहाँ पर एक चीज आपको ये इसमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है, साइबेरिया है, तो साइबेरिया में भाई गर्म हवाएं तो नहीं चल सकती हैं, ठीक है। वहां पे गर्म हवाएं तो नहीं चल सकती हैं, है ना। तो वहां पे गर्म हवाएं नहीं चल सकती, तो फिर क्या होगा? अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। ये किसके लिए फेमस है? तो अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए क्या है? प्रसिद्ध है, ठीक। तो ये क्या करेंगे कि ये अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो रूस में साइबेरिया क्षेत्र पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो इस चीज के लिए। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त यानी कि सर्कल कौन सा है? उत्तरी ध्रुव वृत्त, या भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, या मकर रेखा? तो देखिए, सबसे बड़ा जो वृत्त बनेगा आपका, ये बनेगा किसका? भूमध्य रेखा का, या फिर इक्वेटर का बनेगा, ठीक है। इनका मतलब ये है कहना भाई, देखो कि आपने पढ़ा है कि जो पृथ्वी है वो उसका आकार कुछ ऐसा, मतलब ऐसा है, मतलब कि ये ध्रुवों पे चपटा हुआ है, यानी कि ये हिस्सा कौन सा है? ये हिस्सा है आपका नॉर्थ पोल, है ना, ये नॉर्थ पोल है। और ये आपका क्या है? ये आपका साउथ पोल है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। आपने पढ़ा कि यहाँ पर एक रेखा पड़ी हुई है, यहाँ पर इस तरीके से एक रेखा है, इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से पड़ी होगी, है नहीं, मतलब कोई चीज है उसके चारों तरफ एक सर्कल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कहते हैं भूमध्य या विषुवत रेखा, या इक्वेटर लाइन भी कह सकते हैं, जो क्या होती है? 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। ये कितने डिग्री अक्षांश पे होती है? तो ये होती है आपका कितना? तो 0 डिग्री
तो 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं क्या, भूमध्य रेखा कहते हैं। अब ये जो सर्कल जो है ना वो सबसे बड़ा है, क्योंकि बीच में, क्योंकि ऐसे बीच में क्या है, बीच में उभरा हुआ है, तो बीच में उभरा हुआ है तो बीच का हिस्सा क्या है, थोड़ा सर्कल बड़ा बनेगा, ठीक है। और जैसे उत्तर की ओर दक्षिण की ओर जाएंगे वैसे वैसे सर्कल छोटा होता चला जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, भूमध्य रेखा है। और सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा देखेंगे दो होंगे, एक 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाला, ये सबसे छोटे सर्कल होते हैं, ठीक है, सबसे छोटे सर्कल होते हैं। और पूरा ये सर्कल ही होते हैं, अर्धवृत्त नहीं होते हैं, अर्धवृत्त तो देशांतर होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही रेखाएं बहुत सारी पड़ी होंगी, ठीक है, ऊपर तक पड़ी होंगी, 90 ऊपर 90 नीचे पड़ी होंगी। तो इस बात को आपको देखो भाई ध्यान रखना है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा कौन है, भूमध्य रेखा सर्कल जो है वो सबसे बड़ा माना जाता है। कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी कि शैल स्मारक यानी कि पत्थरों से बना है, को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया है। तो देखो जो कन्याकुमारी है ना, कन्याकुमारी वो हिस्सा है तमिलनाडु का जो सबसे साउथ में है। यानी हम ये कह रहे हैं कि भारत का मुख्य भूमि से लगा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी ही है, ठीक है। तो कन्याकुमारी में आप देखेंगे रॉक मेमोरियल हॉल है, जो कि ये जो स्वामी विवेकानंद है उनकी याद में बनाया गया था, ठीक है। तो ये क्या होंगे, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। यानी कि जो भारत का सबसे साउथ वाला पार्ट है ना, ये यहाँ पे है एक जगह जिसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। हालांकि कन्याकुमारी एक पहाड़ी पर्वतीय एरिया है, तो कन्याकुमारी जो जगह है ये कहाँ पे है, ये तमिलनाडु में है। कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। इससे एक सवाल ध्यान रखिएगा कि जो ये कन्याकुमारी स्थान है ये, तो ये ध्यान रखना, भारत का मुख्य भूमि से लगा भारत का ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। तो आप कहेंगे कि हमने तो इंदिरा पॉइंट पढ़ा था, इंदिरा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे देखो लिखा है मुख्य भूमि, यानी कि ये भारत के मुख्य भूमि से टच है। लेकिन जो इंदिरा पॉइंट है वो अंडमान निकोबार में, यानी कि उससे दूर है, मुख्य भूमि से नहीं है, वो उससे क्या है, अलग है, लगा हुआ, ठीक है। तो अगर रहेगा कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमि से लगा सबसे दक्षिणतम बिंदु तो बताएंगे कौन सा है, वो कन्याकुमारी, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। अगर देखिए माओ से तुंग संबंधित है, ये एक व्यक्ति है, जापान से, कोरिया से, चीन से, मंचूरिया से, ठीक है। तो देखो, तो माओ से तो तुंग है, इनका संबंध किससे है, चीन से है। तो ये मार्क्सवादी विचारधारा के बहुत ही कह सकते हैं कि बेहतर एक व्यक्ति थे, यानी इन्हें चीन को आजाद कराने में इनका बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं, यूं कह सकते हैं कि भाई जो चीन है, या चीन का राष्ट्रपिता किसे मान सकते हैं, तो चीन के राष्ट्रपिता कौन है, माओ से तुंग है, ठीक है। तो ये कौन है, माओ से जो तुंग है, ये एक मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति थे ये, ठीक है। तो मार्क्सवादी विचारधारा के ये व्यक्ति है माओ से तुंग। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की राजधानी है, शिमला, चंडीगढ़, अमृतसर, होशियारपुर। तो देखो पंजाब की राजधानी तो क्या है, चंडीगढ़ ही है नहीं। जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ ये HR यानी कि हरियाणा, पंजाब और भाई चंडीगढ़ खुद का, इन तीनों की राजधानी है चंडीगढ़, ठीक है। क्यों चंडीगढ़ क्या है, एक यूटी है। अब चंडीगढ़ में जो आपको मिलेगा कैपिटल कॉम्प्लेक्स, तो कैपिटल जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, तो कैपिटल जो कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग है, इसी कैपिटल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग में ही क्या है, पंजाब का सचिवालय होगा, ठीक है, हरियाणा का सचिवालय होगा, चंडीगढ़ का खुद का सचिवालय होगा, ठीक है। तो चंडीगढ़ कह सकते हैं कि एक प्लैनेड सिटी है, ठीक है। यानी कि चंडीगढ़ जो है एक क्या है, योजना
बद्ध शहर है, योजना क्या है, बद्ध शहर है, ठीक है। और इसको ली कॉर्बूसियर ली कार्बूसियर द्वारा इसको क्या किया गया था, डिजाइन किया गया था, ठीक है, डिजाइन किया गया था। भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? भारत में सबसे लंबी सड़क जो है ना वो जीटी रोड है, जीटी रोड है, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रांड ट्रैक रोड, ठीक है। इसकी है जिसकी लंबाई लगभग मान के चलिए 3600 या 35 किलोमीटर के आसपास में है, ठीक है। तो इसकी लंबाई लगभग कितनी है, लगभग वही 34 या 35 किलोमीटर के आसपास में वो हो जाती है, यानी कि 3655 किलोमीटर। कितनी है, तो 3655 किलोमीटर। और हम आगे देखें तो हालांकि इसे सड़क या आजम भी कहा जाता था, कब, जब शेरशाह सूरी के समय में। तो ग्रांड ट्रैंक रोड का अगर मैं बात करूं, निर्माण मध्यकाल में किसके द्वारा हुआ था, ये हुआ था शेरशाह सूरी द्वारा, शेरशाह सूरी द्वारा हुआ था। और ये ग्रांड ट्रैंक रोड को सड़क ए आजम भी कहते हैं, इनके समय कहा जाता था आजम, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिशों के समय इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और जो ग्रैंड ट्रैंक रोड है ये अगर आप देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं NH1 व NH2 को सम्मिलित करके इसको बनाया गया है। यानी कुल मिलाकर हम बात करें ग्रैंड ट्रैंक रोड हम लोग किसे कहते हैं, तो NH2 मुख्यतः आता है कि NH2 जो है वही क्या है, ग्रैंड ट्रैंक रोड है, जो कि आप देखेंगे तो दिल्ली से लेकर कोलकाता वाले हिस्से तक इसका विस्तार है। तो जीटी रोड के बारे में ये ध्यान रखिए इतना। अब आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भारत राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? विशाखापट्टनम में जो बंदरगाह है ना, ये कहाँ पे है भाई, आंध्र प्रदेश में है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो ध्यान रखिएगा कि ये भारत में सबसे गहरा बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह है ये, ठीक है। 13 बड़े बंदरगाह हैं। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 7, 8, 9, 10। तो देखिए वर्तमान में तो भाई कितने, 8 ही हैं। पहले कभी 9 हुआ करता था, ठीक है, पहले कभी 9 हुआ करता था, लेकिन अब कितने हैं, तो अब आपके 8 ही हैं। तो ये सौरमंडल में 8 ही हैं। कितने ग्रह हैं, तो 8 हैं। भारतीय रेलवे की डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ पे है? चेन्नई, चित्तरंजन, वाराणसी या मुंबई? तो ये देखिए वाराणसी के मंडुआ डीह में ये बनाया गया है। अब जो ये वाराणसी में बनाया गया ना, ये 1900 ध्यान रखेंगे कि 61 में इसका निर्माण कार्य क्या हो गया, पूरा हो गया भाई। कितना हो गया, 1961 में निर्माण इसका हो गया, ठीक है, 1961 में। और देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं 1956 के आसपास में जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने इसकी नींव रखी थी, ठीक है, उन्होंने क्या की थी, इसकी नींव रखी थी बनारस वाले की। हालांकि चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री भी है, जहां से देखो जो चेन्नई इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है ना, चेन्नई इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, देखो कोच का मतलब होता है ना डब्बा होता है, जो रेल के डब्बे होते हैं ना उसे कोच कहते हैं। तो यहाँ पे डब्बे बनते हैं, ठीक है, यहाँ बनते हैं डब्बे बनते हैं। और जो चेन्नई इंटीग्रल जो कोच फैक्ट्री है, यहीं से तो क्या बना था, यहीं से तो बना था भाई ट्रेन 18 ट्रेन क्या बना था, 18, जो अब किस नाम से जाना जाता है, तो वंदे भारत ट्रेन के नाम से, जो अब वंदे भारत ट्रेन के नाम से आता है। तो ये वही बना था, यही कहाँ बना था, चेन्नई में, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आपको इस बात करना, ठीक है। जो चित्तरंजन है ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है।
टाइटन शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस ग्रह से है? टाइटन, ठीक है, टाइटन, टाइटन की घड़ी भी आती है, देखा होगा आप लोगों ने। टाइटन, शनि, बृहस्पति, मंगल या शुक्र? तो देखो टाइटन जो है ना, टाइटन ये शनि का है, सैटर्न का है, ठीक है। तो ये टाइटन शनि का है। और ध्यान रखेंगे शनि के क्या है, सर्वाधिक, सर्वाधिक क्या है, उपग्रह है। क्या है, सर्वाधिक उपग्रह है। अब तो हालांकि ज्यादा हो गए हैं, पहले क्या थे, पहले 146 थे और अभी 128 न्यू खोजे गए हैं, ठीक है। तो यानी कि कुल कितने हो गए, कुल हो गए 274। कितने हो गए, कुल 274 है। तो 128 हालांकि अभी खोजा गया कुछ दिन पहले, मान्यता भी हालांकि मिल गया, ITU से मिल गया है। तो अभी आप देखेंगे तो आई थिंक मेरे हिसाब से 11 मार्च 2025 को अभी जो ITU है, इन्हीं इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, उसके द्वारा ये मान्यता दे दी गई है कि भाई 274 हो गए अब, ठीक है। और शनि पे ही क्या आते हैं, किसमें वलय पाए जाते हैं, वलय, वलय मतलब रिंग, ठीक है, वलय यानी रिंग। तो रिंग कहाँ पाए जाते हैं, शनि ग्रह पे ही पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा एक जो और देखो, हालांकि सबसे पहले खोजा गया उपग्रह भी टाइटन ही था, लेकिन जो देखो बृहस्पति का एक उपग्रह है गैनीमीड, 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 ठीक है, यह सबसे बड़ा उपग्रह है। हालांकि ये बुध से भी लगभग 8% ज्यादा ही बड़ा है, ठीक है, गैनीमेड, ठीक है, ये सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। शुक्र का तो उपग्रह है ही नहीं है, शुक्र के तो कोई उपग्रह ही नहीं है, जबकि मंगल के आपको 2 मिल जाएंगे। कौन कौन सा, फीबोस और दूसरा डीमोस। तो डीमोस जो होगा वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, अभी तो सबसे छोटा, बाकी आगे चल के भले वो बदल जाए, ठीक है। अगला देखिए, सागरीय जल में विद्यमान साधारण नमक की मात्रा कितनी होती है? साधारण नमक की मात्रा यानी कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा कितनी होती है? देखिए यहाँ पे 2.8, 10, 5% या 12%, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर देखा जाए इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 2.8, कितना है, 2.8। क्यों, रीजन क्या है देखो, क्योंकि वैसे होना चाहिए था 3.5 होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने इतना बता दिया 2.8, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ देखा जाए, देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आ सकता है कि सागरों में, सागरों में सामान्य लवणता की मात्रा 3.5% होती है। तो सागर की लवणता हम लोग परसेंटेज में मापते हैं, किस मापते हैं, परसेंटेज में मापते हैं। एवरेज देखेंगे तो 33 से 37 के बीच, मतलब एक रेंज देखेंगे तो 33 से 37 के बीच में, लेकिन एवरेज देखेंगे तो ये 35 लगभग 3.5 आता है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हमने लिखा है कि अगर देखिए 1000, अगर आप क्या करते हैं 1000 ग्राम, ठीक है ना, आप क्या लेते हैं, जल लेते हैं 1 ग्राम, यानी 1000 ग्राम क्या है, आप क्या लेते हैं, समुद्री जल लेते हैं, समुद्री जल में कितना, तो लगभग मान के चलिए 35, ठीक है, यानी कि 35 ग्राम क्या होता है, तो उसमें होगा क्या, NaCl होता है या लवणता होती है 35 ग्राम, ठीक है। इसमें क्या हो गए, लवण होते हैं, लवण
होते हैं, ठीक है, क्या होंगे, लवण होते हैं। तो ये आपका इतना हो जाता है, ठीक है। तो ये वैसे मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए, तो आपका ये इतना होना चाहिए, ठीक है। तो जब इसको हम निकालेंगे ना, जब इसको हम लोग निकालना शुरू करेंगे तो इसका मतलब कितना परसेंट हो जाएगा, देखो जरा, 35/1000 बटा में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और ये 3.5 हो गया, तो ये 3.5 पहुंच जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका लगभग 3.5%, ये मतलब समानता यानी एवरेज क्या होती है, लवणता होती है समुद्र में, ठीक। तो सबसे अधिक आप देखेंगे, सर्वाधिक सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है, तो वो सागर हो जाएगा कौन सा आपका, तो वो जाएगा मृत सागर, जो कि 340 ग्राम प्रति लीटर होता है, ठीक है। तो सबसे कहीं कहीं हालांकि तुर्की की एक झील है ताना झील, उसे लोग मानते हैं, ठीक है, कुछ उसे मानते हैं, लेकिन अधिकतम वो मृत सागर ही देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ग्रीनविच किस देश में है, तो ग्रीनविच जो है ये आपका है यूनाइटेड किंगडम में है, यानी यूके में है, ठीक है ना, कहाँ है, यूके में है भाई जी। स्वर्ण चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में, स्वर्ण चतुर्भुज योजना निम्नलिखित में से संबंधित है, तो ये है आपका स्वर्ण आयत नीति तीव्र राष्ट्रीय राजमार्ग, ये देखिए ये किससे है, राष्ट्रीय राजमार्ग से है। तो स्वर्ण चतुर्भुज में जो आपके जोड़ा गया है वो 4 शहरों को जोड़ा गया है, इस तरीके से ऐसे चतुर्भुज बना दिया गया है। 4 शहर कौन कौन से हैं, तो देखिए साउथ में ये है आपका कौन सा, मुंबई, इधर आपका कौन सा है, चेन्नई, कोलकाता, और ये है दिल्ली, ये कौन सा, दिल्ली। क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है कब, तो क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है कब, गर्मियों में बढ़ जाती है, कब बढ़ जाती है, गर्मियों में बढ़ जाती है। अच्छा क्षोभ मंडल में, क्योंकि क्षोभ मंडल जो, इसे आप ऐसे समझो कि ये आपकी क्या है, पृथ्वी है ना, ये क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर जो ये लेयर है इसके बीच में क्या है आपका, क्षोभ मंडल, ठीक है, जिसे आप लोग कहते हो क्या, ट्रोपोस्फियर, ये तो कहते हैं ना, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो देखो गर्मियों में क्या होगा, गर्मियों में क्या होगा कि गर्मियों का में क्या होगा कि ये मंडल होगा वो गर्म होगा, जब गर्म होगा तो गर्म, यहाँ मंडल में क्या है, वायु तो है, तो जब वायु है यानी गैसेस हैं, जब ये गर्म होती हैं तो हल्की होती हैं, हल्की होती है तो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जब ऊपर बढ़ेंगी तो ये वाली लेयर थोड़ी ऊपर पहुंच जाएगी, है नहीं, सर्दियों में वो नीचे आ जाएंगी गैसेस, ठीक है। तो इसलिए गर्मियों के समय में क्षोभमंडल की ऊंचाई क्या होती है, बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि गर्मियों के समय में जो आपकी हवाएं हैं, गैसेस हैं, ये गर्म होती है, और गर्म होती हैं तो ये हल्की होती हैं, हल्की तो ऊपर की उड़ती हैं, तो ये लेयर अब ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या था, रीजन था। तो मेरे हिसाब से आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, है नहीं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज इतना ही, तो थैंक्स फॉर